नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका क्लास 6, 7, 8 का जो कॉमन क्लासेस लेकर के आ रही थी, उसमें आज एक नया टॉपिक है। आज देखेंगे हम अपठित गद्यांश के विषय में। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में और इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट किया कीजिएगा, ठीक है। तो लेकर के हम चलते हैं आपको अपठित गद्यांश के तरफ। तो बहुत ही यह अच्छा सा स्लाइड लेकर के आई हूँ, हमारे आईटी वाले ने बहुत ही अच्छा बनाया है। तो मैं उनसे बहुत खुश हूँ, उन्होंने मुझे इतना अच्छा बना करके दिया है। तो चलिए हम देखेंगे और इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे पहले कि अपठित गद्यांश क्या होता है। गद्यांश मतलब कि क्या है कि कोई कहानी, कोई निबंध हो और उसका फिर किसी का जीवन परिचय हो या इस तरह का किसी का होता है जो आत्मकथा हो। तो उस तरह का जो होता है वो जो है आपका क्या है, गद्य होता है। गद्य का अंश क्या हो गया, गद्यांश हो गया। गद्य में से लिया हुआ अंश, छोटा सा टुकड़ा, उसको हम गद्यांश कहेंगे। तो उसको हम गद्यांश के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि गद्यांश क्या होता है। तो देखिए, अपठित का शाब्दिक अर्थ जो कभी पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश मतलब जो कभी पढ़ा नहीं गया हो, और गद्य का छोटा सा अंश जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो उसका अंश, ठीक है। तो कहते हैं, ठीक है। और जिसका पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं होता है, वो कहीं बाहर से ही रहता है। तो इसके विषय में हम देखेंगे। देखिए, फिर से हम देखते हैं क्या होता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का शाब्दिक अर्थ है जो कभी पढ़ा न गया हो, ठीक है, जिसका पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं होता है। अपठित गद्यांश में गद्यांश से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है, ठीक है। और जो अपठित गद्यांश जो रहेगा बच्चों, उसमें गद्यांश में किस किस तरह के प्रश्न बनेंगे, उस प्रश्नों का उत्तर उसी गद्यांश में से आपको ढूंढना होता है और लिखना होता है। तो अब हम देख लेंगे। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अपठित गद्यांश का क्या होता है अर्थ, अर्थात जो कभी पढ़ा ना गया हो, और गद्यांश मतलब गद्य का छोटा सा अंश मतलब टुकड़ा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जो बिना पढ़ा हुआ गद्य का टुकड़ा है, अंश है, उसमें से जो प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमको किन किन बातों को ध्यान देना होगा, उसको हम देखेंगे। देखिए, यह पहला टॉपिक है। गद्यांश को एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। सरसरी मतलब कि फटाफट जो है एक निगाह से उसको पढ़ लेना चाहिए। पहली बार में समझ में न आए तो शब्दों वाक्यों को गहनतापूर्वक पढ़ना चाहिए। अर्थात एक बार आपको फटाफट पढ़ना होता है। अगर जो आपको पहली बार में समझ में नहीं आया तो उसको एक बार थोड़ा गहनतापूर्वक ध्यान से थोड़ा देख करके उसको समझ के पढ़ना होगा। गद्यांश का मूल भाव अवश्य समझना चाहिए कि उस गद्यांश का मूल भाव क्या है, ठीक है, क्या कहना चाहता है उसमें, ठीक है, लेखक। तो इस बात को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। यदि कुछ शब्दों के अर्थ अभी भी समझ नहीं आते हो तो उनका अर्थ क्या है, गद्यांश के प्रसंग में जानने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अगर जो कुछ पार्ट का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गद्यांश का जो प्रसंग है उसमें जानने का आपको प्रयास करना चाहिए। अनुमानित अर्थों को गद्यांश के अर्थ से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जो आपके मन में एक अनुमानतः जो कोई अर्थ आ रहा होगा उससे मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। गद्यांश में आए व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। अर्थात जो गद्यांश में जो व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आएंगे उनको क्या है कि रेखांकित कर लेना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर गद्यांश में खोजने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात प्रश्नों को पढ़ करके और जो संभावित जो आपको लगे कि हाँ यही उत्तर सही हो सकता है, जो यही उत्तर है, तो आपको उसको खोजने का प्रयास करना चाहिए।
ठीक है, इस तरह से हम देख लेंगे। ठीक है, ये जो है आपके गद्यांश को पढ़ने और उसमें से प्रश्न ढूंढने, उत्तर ढूंढने का यह जो है तरीका है कि क्या क्या आपको कैसे करना है, ये था। आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं गद्यांश में। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। आगे और है इसमें, शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता हुआ कम से कम एवं सटीक शब्दों में होनी चाहिए। ठीक है, शीर्षक जो है आपको क्या है, समूचे गद्य पर आधारित होनी चाहिए। प्रतीकात्मक शब्दों एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो रेखांकित जो अंश है आपको उसको लिखते समय ध्यान देनी चाहिए विशेष। मूल भाव या संदेश संबंधी प्रश्नों का जवाब पूरे गद्यांश पर आधारित होना चाहिए। अर्थात मूल भाव का क्या है, प्रश्नों का जवाब पूरे गद्यांश पे आधारित होना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय यथासंभव अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। जो है क्या है, अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए प्रश्नों का उत्तर देते समय। उत्तर की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। जो आप उत्तर लिख रहे हैं उसकी भाषा सरल और सुबोधमय होनी चाहिए, प्रवाहमय होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्नों का जवाब गद्यांश पर ही आधारित होने चाहिए। जो गद्यांश दिए हुए हैं उसी पे आधारित ही क्या है उत्तर होनी चाहिए। आपके अपने विचार या राय से नहीं, आपको अपना मत उसमें नहीं डालना है। आप अपने मतलब शब्दों में लिख सकते हैं, ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन उससे गद्यांश से क्या है कि मिलता हुआ उत्तर होना चाहिए। आपका कोई उसमें राय नहीं देना है कि यह इस तरह से हो जाए, उस तरह से हो जाए, ऐसे नहीं वो उसमें करना है आपको। अब आगे देखेंगे, अति लघुत्तरात्मक तथा लघुत्तरात्मक जो प्रश्नों के उत्तर, अति लघुत्तर जो प्रश्न हैं या तथा लघुत्तर प्रश्न हैं उनको क्या है, उत्तरों की सीमा अलग अलग होती है। अर्थात जो अति लघुत्तर मतलब बहुत ही छोटा है और एक थोड़ा छोटा है, तो उसका उत्तर जो है अलग अलग होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन से कितने शब्दों में होने चाहिए। उसमें दिया रहता है कि इसका उत्तर इतने शब्द में ही लिखे, तो उस तरह से आपको ध्यान देना होगा। प्रश्नों का जवाब सटीक शब्दों में देना चाहिए, घुमा फिरा कर जवाब देने का प्रयास नहीं करनी चाहिए। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में ही प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, घुमाना फिराना नहीं चाहिए, उसको इधर उधर नहीं लिखना चाहिए, सीधे सीधे लिखना चाहिए। अभी आगे हम चलेंगे, देखेंगे। अब देखिए, ये जो सारे पीछे जो मैं अभी बताई वो सारे आपके मतलब तरीके थे गद्यांश में से उत्तर ढूंढने, उसको लिखने और उसको पढ़ने का तरीका बताइए। अभी हम गद्यांश पढ़ेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे, उत्तर ढूंढेंगे और लिखेंगे प्रश्नों के। ठीक है, तो हम पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, तो शांत होकर के बहुत ही मतलब समझते हुए आराम से इसको हम पढ़ेंगे। चलिए। यूँ तो मानव के इतिहास के आरंभ से ही इस काल का सूत्रपात हो गया था। लोग अपने कार्यों या विचारों के समर्थन के लिए गोष्ठियों या सभाओं का आयोजन किया करते थे। प्रचार के लिए भजन कीर्तन मंडलियां बनाई जाती थी, परंतु उसका क्षेत्र अधिकतर धार्मिक, दार्शनिक एवं भक्ति से संबंधित होता था। अब देखेंगे, वर्तमान विज्ञापन कला विशुद्ध व्यावसायिक कला और आधुनिक व्यवसाय का एक अनिवार्य अंग है। विज्ञापन के लिए कई साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे हैंडबिल, रेडियो और दीवार पोस्टर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बड़े बड़े साइन बोर्ड और दूरदर्शन। ठीक है, जब से छपाई का प्रचार प्रसार बढ़ा, तब से क्या है, इश्तिहार और हैंडबिल का विज्ञापन के लिए प्रयोग आरंभ हुआ। कागज और मुद्रण सुविधा के सुलभ होने से विज्ञापन के इस माध्यम का उपयोग बहुत ही लोकप्रिय हुआ। मान लीजिए, साड़ियों की दो समान दुकानें ही एक ही बाजार में हैं। इनमें से क तो इश्तिहार हैंडबिल गली मोहल्ले में बंटवाता है और ख हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, तो परिणाम यह होगा कि क का नाम लोगों के मुंह पर चढ़ जाएगा और वह अधिक लोकप्रिय हो जाएगा और उसके माल की बिक्री बहुत ही बढ़ जाएगी। बहुत से व्यापारी
क्या है, बहुत बड़े बड़े विज्ञापन छपवाकर नगर की दीवारों पर चिपकवा देते हैं। बहुत से दीवारों पर ही विज्ञापन लिखवा देते हैं। इससे आते जाते लोगों की नज़र उन पर पड़ती है और वह विज्ञापनकर्ता की सेवाओं या वस्तुओं से परिचित हो जाते हैं। फिर जब उसे आवश्यकता पड़ती है तो विज्ञापनकर्ता का नाम उनकी क्या है, स्मृति में उभर आती है। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। अब इस जो है बता रहा है यह कि क्या कैसे कैसे शुरू हुआ, तो इसको हम अब आगे चलेंगे देखेंगे कि इसमें प्रश्न किस तरह के हैं। तो अभी देखेंगे, देखिए इतिहास के आरंभ में हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, इतिहास के आरंभ में विज्ञापन कला का क्या स्वरूप था। अर्थात जब इतिहास शुरू हुआ तो उसमें विज्ञापन कला का क्या अर्थ था, इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम ढूंढेंगे, इसमें से देखेंगे कि कहाँ पे दिया हुआ है उत्तर। तो इस तरह से आपको ऐसे ढूंढना होता है इसमें से, ठीक है, और ढूंढ करके लिखना होता है। तो इस तरह से अब जब मिल जाएगा आपको इसमें कि क्या होता है, कैसे शुरू होता है। ठीक है, तो ये देखिए दिया हुआ है कि यो तो मानव के इतिहास के आरंभ से ही इस कला का सूत्रपात हो गया था। लोक कार्य और विचार समर्थन गोष्ठियों और ऐसे जो है, ये जो है आपका यहाँ से मिल रहा है उत्तर। तो अब हम जाएंगे और देखेंगे और इसी से मिलता जुलता जो उत्तर उधर दिया रहेगा उसको हम अब लिखेंगे। देखो ये रहा, लोग अपने कार्य और विचारों में समर्थन के लिए गोष्ठी और सभाओं का आयोजन करते थे और प्रचार के लिए भजन कीर्तन मंडलियाँ भी बनाई जाती थी। ठीक है, इस तरह से अब दूसरा देखेंगे हम, वर्तमान में विज्ञापन कला का क्या स्वरूप है। वर्तमान में क्या है, विज्ञापन कला का क्या स्वरूप है। तो अभी हम पीछे गद्यांश की तरफ चलते हैं तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वर्तमान कला में जो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो है आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर मिल रहा है इस गद्यांश में। तो अब हम चलेंगे पीछे और देखेंगे। देखिए आज के समय में यह एक विशुद्ध व्यावसायिक कला है, आधुनिक व्यवसाय का यह अभिन्न अंग है। आज इसके लिए कई तरह के साधनों का प्रयोग किया जाता है, उधर जो दिया हुआ था। ठीक है, और देखिए इश्तहार या हैंडबिल के प्रयोग से विक्रेता को क्या लाभ होता है। अब इसको हम देखेंगे चल के, इश्तहार या हैंडबिल के प्रयोग से विक्रेता को क्या लाभ होता है। तो इसका हम जाएंगे पीछे तो देखेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, जब से छपाई का प्रसार बढ़ा, इश्तिहार या हैंडबिल विज्ञापन प्रारंभ हुआ, कागज और मुद्रण से क्या है जो देखिए ये जो है आपका इश्तिहार, इसके इसमें आपका उत्तर है। ठीक है, तो इसको हम लेकर चलेंगे और पीछे देखेंगे कि क्या जो है फ़ायदा होता है। माध्यम का बहुत ही उपयोग होता है, मान लिया जाता है, इससे बिक्री बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है, बिक्री बढ़ जाती है। इसमें देखेंगे हम, देखिए साड़ियों की दुकानों एक समान ही बाजार में है। यदि उसके एक दुकानदार इश्तिहार हैंडबिल का प्रयोग कर अपनी दुकान का प्रसार करेगा तो निश्चित ही उसकी दुकान सामने वाली दुकान से अधिक मशहूर होगी। अर्थात जो विज्ञापन करेगा, जो उसका प्रचार प्रसार करेगा, निश्चय ही उसी का बिक्री ज़्यादा होगा और लोग उसके विषय में जानेंगे, उनके मस्तिष्क में छपेगा, उसका कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वहीं जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा। और देखिए घ जो है, दीवारों पर छपे या लिखे हुए विज्ञापनों से क्या फ़ायदा होता है। अर्थात जो अभी मैं बताई, लोगों के मस्तिष्क में वो क्या है, कहीं चलते टहलते कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में यात्रा के बस में यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत से सारे लोग जो है क्या है कि कोई डॉक्टर का प्रचार प्रसार किया रहता है, किसी साड़ी के दुकान, कोई इलेक्ट्रिक दुकान का। तो आपकी ज़रूरत वाली चीज़ें कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपके वो माइंड में क्या है, देख लेते हैं विज्ञापन आपको कि अरे यहाँ पे तो ऐसे लिखा था इसके विषय में, तो आपको एक बार वो क्या है स्मृति में आपके आ जाती है और आप ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ जाते हैं। तो विज्ञापन का ये लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका दिया होता है गद्यांश में, देखिए देखिए बहुत से व्यापारी बड़े बड़े विज्ञापन छपवा कर नगरों दीवारों पर चिपकवा देते हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर था इसका। और ये देखिए आते जाते लोग नज़र उस पर पड़ती है और वह विज्ञापन की वस्तुओं को, ये जो रहा आपका ये गद्यांश के उत्तर है कुछ।
आगे चलेंगे देखेंगे। इस तरह से आपका गद्यांश आता है बच्चों। अपठित गद्यांश अर्थात जो है बिना पढ़े हुए गद्यांश कहीं से भी किसी भी पुस्तक से उठा करके आपको दे देगा और उस पे इस तरह का प्रश्न बनाएगा और आपको उत्तर उसी गद्यांश में से ढूंढ करके उचित उत्तर, मिलता जुलता हुआ उत्तर आपको लिखना होता है। ठीक है, आसान से आसान शब्दों में, सरल और प्रवाहमय होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होता है। आशा करती हूँ आज का ये अपठित गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा और एक दो गद्यांश में और इस प्रकार का डालना चाहूँगी तो अगले मतलब क्लास में आपको इस तरह के मिलेंगे और भी गद्यांश। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों के लिए शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।